नमस्कार दोस्तों, मैंने आपके लिए 4 कहानियाँ बनाई है। कृपया प्लीज़ पूरी सुनना, इसलिए बनाई है ताकि आपको मज़ा आ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आप कहानी का एंजॉय लीजिए। धन्यवाद। कहानी स्टार्ट होती है अब। नमस्कार दोस्तों, लोकेश का ट्रांसफ़र अपने ही गांव गौठड़ा के अंदर हुआ था। इस बात को लेकर लोकेश बहुत ही ज़्यादा खुश था। लोकेश अपने घर पे आता है और उनको सबको बताता है। राजस्थान का एक गांव है गौठड़ा, वहाँ पर लोकेश पहले रहा करता था। दरअसल लोकेश के पिताजी राम बाबूजी उसको 1 साल का था तभी उस गांव से एक रात चुपके से छोड़कर आ गए थे और एक अलग शहर पर आकर बस गए थे। करीब आज लोकेश 40 साल का हो गया है। उसकी एक पत्नी और उसकी 2 बेटियां, गुंजन और सिया, 2 बेटियां हैं। तो वो अपना ट्रांसफ़र का जो कार्ड लेकर अपने जहाँ पर उसका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर चला जाता है। और वो जब गाड़ी के अंदर होता है तो वो बोलता है उसकी पत्नी से, मेरी ज़्यादा यादा नहीं है पिताजी के साथ, परंतु क्या करें, अब उनकी यादों के साथ इस गांव के अंदर जीऊँगा। वो ऐसा बोलना चाहता था कि उसकी ज़्यादा यादें नहीं है उसके पिताजी के साथ, यानी ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी उसकी, परंतु अब जो उनकी यादें हैं उनके साथ इस गाँव के अंदर जीऊँगा। क्योंकि उसके पिताजी की एक हवेली थी उस गाँव के अंदर, गौठड़ा के अंदर। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो हवेली को देखता है। बहुत बड़ी हवेली होती है। वहाँ पर ना तो कोई चौकीदार होता है ना कोई होता है। तो वहाँ हवेली के बाहर पहुंचकर वो अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो 2-3 कमरे ऐसे होते हैं जिन पर क्रॉस का निशान बना हुआ होता है और उन पर लाल लच्छे से उनको बांधा हुआ होता है। और उनकी जो हवेली होती है वो इतनी साफ़ सुथरी होती है कि मानो मत हो। तो समता बोलती है, यानी कि लोकेश की पत्नी बोलती है, अरे ये इतनी साफ़ कैसे हैं जब यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तो लोकेश बोलता है, अरे यार मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उधर से एक बूढ़ी महिला जो काले कपड़े पहन कर आती है, वो आती है। तो लोकेश पूछता है, आप कौन हो? उसने कहा, इस घर की रेख देख मैं ही करती हूँ। फिर लोकेश ने कहा, फिर आपकी सैलरी और आपको पैसे कौन देता है? तो उसने कहा, अरे पैसों के लिए थोड़ी किया जाता है सभी काम, कुछ उपकार है मेरे। तो वो पूछता है, क्या उपकार? तो इस बात को टाल देती है बूढ़ी महिला और बोलती है, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ मैं। तो उसने कहा, लोकेश ने, नहीं खाने के लिए कुछ मतलब, हम खा कर आए हैं, आप प्लीज़ चली जाइए। वो चली जाती है। कुछ दिन आराम से बड़े अच्छी तरह से बीतते हैं। उसके बाद एक दिन उसकी बड़ी बेटी गुंजन अपने घर के अंदर घूम रही होती है। तभी उसका पाँव एक चाबी के ऊपर गिरता है। वो देखती है तो एक पुरानी चाबी टाइप होती है, परंतु उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उस चाबी को रख लेती है। करीब 4-5 दिन बीत जाते हैं। फिर वो एक दिन अपने घर से बाहर जा रही होती है गुंजन, तो उसको हल्की सी आवाज़ आती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको पुकार रहा है। वो उस दिशा में जाती है जिधर से आवाज़ आती है। वो धीरे धीरे उधर बढ़ती है अंधेरे में, तो उसको एक रूम दिखाई देता है और वो रूम लाल लच्छे से बंधा हुआ होता है। वो जैसे उस गेट के पास पहुंची जहाँ पर लच्छा बंधा हुआ होता है, तो वहाँ से हल्की सी हवा उसके फेस पर आती है और उसके पाँव कँपाने लगते हैं। वो सोचती है कि ये मेरे साथ अभी क्या हुआ। वो वहाँ से दबे पाँव पीछे आती है और अपने रूम में आकर बैठ जाती है जहाँ पर उसके मम्मी पापा सो रहे होते हैं। वो करीब 5-6 घंटे बिना नींद के बैठी रहती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या था अभी, और उस गेट पर लाल कलर का निशान यानी कि लच्छा क्यों बंधा हुआ है। तभी उसको उस चाबी के बारे में याद आया और उसको रहा नहीं गया। वो चुपचाप उस जगह से उठती है, उस बेड के ऊपर से, उसके घर वालों के जगह से, और उस चाबी को लेकर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ से उसको हल्की सी उसके फेस पर हवा आई थी। वो चाबी उसमें लग जाती है और गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद अंदर देखती है तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। गुंजन बोलती है, अरे रे ये क्या है यार, इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपाने लायक हो, फिर इस पर ये निशान कैसा? वो कुछ पुरानी चीज़ों को हाथ लगा कर देखती है और थोड़ी देर बाद उसको अंदर एक ताबूत दिखाई देता है। वो ताबूत को खोल देती है। खोलने के बाद उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। उसके अंदर से काला साया बाहर निकलता है जो उसको थोड़ा सा दिखा था, परंतु उसके बाद उसको कुछ भी नहीं दिखा गुंजन को, और वो वापस उस गेट को बंद करके आ गई। और जब वो आई तो उसकी परछाई भी कुछ अलग से दिख रही थी। उस रात के बाद गुंजन का व्यवहार बदल गया।
वो खाना भी नहीं खाती, घर वालों पे चिड़ी रहती और किसी से बोलती तो इतनी ज़ोर से बोलती कि मानो मत हो, ऐसे मतलब गुस्से में ही रहती। उसके घर वाले यानी कि लोकेश और समता दोनों परेशान हो चुके थे कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। एक रात की बात है, वो अपने रूम में बैठी होती है गुंजन। उसके मम्मी पापा यानी कि लोकेश और समता देखते हैं कि वो क्या कर रही है। तो जब खिड़की के अंदर से देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, यानी कि वो बैठी रहती है एक जगह पे और सामने किसी से बात कर रही होती है कि आप ही मेरे मालिक हो, आप जो कहोगे वो मेरा करना फ़र्ज़ है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मेरे को मार देना। और वो सामने काले साए से बात करती है। फिर दोनों समता और दोनों बात करते हैं लोकेश कि ये हो क्या रहा है, ये किससे बातें कर रही है और ये काला साया किसका है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को, परंतु कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लोकेश साहब बोलता है। तभी पीछे से वो काले कपड़े वाली महिला आती है और बोलती है कि जिसका डर था वही हुआ। तो फिर समता बोलती है, आप क्या बोल रहे हो, किसका डर था, आप प्लीज़ मुझे बताइए, आप इस गुंजन के दादी के जैसे ही है। तो फिर वो महिला बोलती है, दादी जैसी नहीं, मैं इसकी सगी दादी ही हूँ, क्योंकि इसके पिताजी मेरे सगे भाई थे, यानी कि राम बाबू मेरा सगा भाई था। तो वो पूरी घटना बताती है। वो बताती है कि यहाँ पर ये जो अपना गोठड़ा गाँव है, ये बहुत कुशल गाँव था, बहुत संपन्न गाँव था। एक दिन यहाँ का एक तांत्रिक होता है, वो काले जिन को बुलाने की कोशिश करता है और वो अपनी साधना में पूरा मलंग हो जाता है और वो काले जिन को बुला भी लेता है। परंतु काला जिन इतना शक्तिशाली होता है कि मानो उस तांत्रिक की शक्तियाँ उसके सामने कुछ भी नहीं हुई और उस तांत्रिक को मार दिया गया। तब से इसको कोई जवाब नहीं दिया गया, यानी कि कोई हुक्म नहीं दिया गया इस काले जिन को, और ये मुफ्त घूम रहा है। ये बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाता था। तो यहाँ के गांव वालों ने सोचा कि क्या करें। तो उन्होंने एक बड़े से तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने इसके ऊपर एक गंगा जल डाला था और इसको कैद करके एक ताबूत के अंदर रख दिया था। और वो जब कैद हो रहा था तभी उस काले जिन ने कहा था, राम बाबू तेरी फैमिली को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, ऐसे वो बोल रहा था। तो फिर उन्होंने इसको एक ताबूत में बंद कर दिया और वो फिर तांत्रिक बोलता है कि राम बाबू जी, आप अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाइए और किसी ना किसी को इसकी रक्षा के लिए छोड़ दीजिए। अगर ये जो ताबूत खुला तो ये आपको नहीं छोड़ेगा। तो फिर उन्होंने इस ताबूत को उनकी हवेली के अंदर ही रख दिया और उस गेट पर क्रॉस कर दिया लाल लच्चे से। और तुम्हारे पिताजी उसी रात तुम्हारी माँ के साथ यानी कि राधा बाई के साथ तुमको लेकर, लोकेश को लेकर इस गांव से चुपचाप बाहर निकल गए और इस ताबूत की रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। तो अब क्या करना होगा, उस महिला से पूछा कि एक काम करो, अपन को उस तांत्रिक को बुलाकर लाना पड़ेगा। तो लोकेश तुरंत वहाँ जाता है और उस तांत्रिक को लाता है। तांत्रिक जब रास्ते में होता है तो पूरी घटना बता देता है और बोलता है कि यार मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि वो काला जिन बहुत ही भयानक है। उसने पहले ही बोला था कि ऐसा मत करना, परंतु तुमसे ये गलती हो गई। और वो तांत्रिक आता है और उस लड़की को सामने बैठा देते हैं गुंजन को, और उसके ऊपर वो एक पानी डालता है। पानी डालने के बाद वो बाहर निकलता है और बोलता है इसको छोड़ दे। वो तांत्रिक बोलता है कि तुम्हारी ये दुनिया नहीं है, तुम तुम्हारी दुनिया में चले जाओ। तो फिर वो काला जिन बोलता है चला जाऊंगा, तूने मेरे को 20 साल तक इस ताबूत के अंदर रखा है, मैं मेरी दुनिया में जाऊंगा, परंतु इस लड़की को भी साथ लेकर जाऊंगा। ये कहते ही वो उस लड़की को यानी कि गुंजन को लेकर गायब हो जाता है। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, भानगढ़ किले के बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। ये इंडिया का हॉन्टेड किला है। यहाँ पर आपने अनेक भयानक कहानियाँ सुनी होगी। अब मैं आपको आज थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई थी। दरअसल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ की महारानी रत्नावती सुंदरता से इतनी मोहित थी कि आसपास इतना सुंदर कोई भी नहीं था। उनकी सुंदरता को लेकर वहाँ का जो एक तांत्रिक था वो उनकी सुंदरता पर फिदा हो चुका था। वो यानी कि रत्नावती को किसी भी हालत में पाना चाहता था। उसने कई बड़ी बड़ी तपस्या की, परंतु उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ताकि वो उनकी तरफ मोहित हो सके। एक दिन की बात है, रानी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाज़ार गई हुई थी। उनको एक इत्र पसंद आया और ये बात उसको तांत्रिक को पता चल गई। तो उसने एक काला जादू किया और जो रत्नावती का इत्र था उसके अंदर काला जादू मिला दिया।
अगर रत्नावती उस इत्र को लगा लेगी तो वो उससे मोहित होकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। परंतु ये बात एक किले के एक दास को पता चल गई और उन्होंने जाकर डायरेक्ट रत्नावती को बता दी। रत्नावती जो हमारी महारानी थी, वो भानगढ़ की किला की, उसने ये बात सुनते ही उस काले जादू को फेंक दिया और वो एक पत्थर पर जाकर टकरा गई। वो शीशी, उसके अंदर काला जादू था, तो वो पत्थर इतना तेज़ी से गति हुआ कि वो जो तांत्रिक जहाँ पर बैठा हुआ था उसके ऊपर जाकर गिर गया। और वो आखिरी क्षण में यही बोल रहा था, वो तांत्रिक, उसकी मृत्यु पास आ गई थी, क्योंकि वो इतना बड़ा विशाल पत्थर था कि उससे किसी की भी जान जा सकती थी। तो वो आखिरी में यही बोल रहा था कि कोई भी इस भानगढ़ किले के अंदर जीवित नहीं रहेगा। ये भानगढ़ जो, इसके अंदर एक भी महिला, बच्चे कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे, और जो कोई नया आएगा वो भी कभी बच नहीं पाएगा, वो भी मरेगा। तभी ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। तभी मुगलों ने वहाँ पर आक्रमण किया था, आप सभी को पता होगा, और 10,000 लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे और औरतें, बुजुर्ग सभी शामिल थे। अब मैं इस कहानी पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया। तभी मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, दोस्त भानगढ़ किले में घूमने चलना है। मेरा दोस्त शिवराज तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, क्योंकि हमें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। हम खुद उस जगह पर पहुँचे, हमने गार्ड को पैसे दिए, करीब 8 बजे हम वहाँ पर पहुँचे थे। हमने गार्ड को पैसे दिए और अंदर चले गए। हमको थोड़ी देर तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कुछ ऐसा डरावना, परंतु वहाँ पर जो गर्मी के कारण घुटन हो रही थी। हम अंदर पहुँचे, हमने थोड़ी देर जगह देखी। मेरे को तभी एक ज़रूरी काम याद आया, और वहाँ पर भानगढ़ के अंदर जो नेटवर्क थे वो बहुत कम आ रहे थे। तो मैं खुली जगह पर गया अपने फ़ोन को लेकर, और मैं अपने दोस्त को पीछे ही भूल गया। मैंने सोचा कि यहीं रहेगा, क्या करेगा। तो मैं फ़ोन करने के लिए थोड़ा आगे गया, तो मैंने अपनी बात करी। बात करने के बाद जैसे मैं बात करके मैंने फ़ोन काटा, मेरे को ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरे को समझ में नहीं आया कि कौन था। मैं अपने दोस्त को जिस जगह पर छोड़कर गया था उस जगह पर पहुंचा, तो वहाँ पर मेरा दोस्त नहीं था। मैंने कहा, शिवराज कहाँ है तू? ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, परंतु मेरे को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ऊपर के रूम से धड़ांग से किसी के गिरने की आवाज़ आई, धम ऐसी आवाज़ आई। तो मैं धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे ऊपर पहुँचा। जैसे मैं सीढ़ियों को चढ़ रहा था, तभी मेरे पीछे से कोई गुजरा, यानी कि कोई महिला थी। उसके आभूषण और उसके जो वस्त्र थे उनकी आवाज़ आई मेरे को, परंतु पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। थोड़ा ऊपर चढ़ा तो मेरा दोस्त एक रूम की खिड़की के पास दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। मैंने कहा, अरे यार शिवराज, तू पागल है क्या? कब से मैं तेरे को ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ खड़ा है। मैंने 3-4 बार आवाज़ दी, परंतु उसने कुछ भी सुनाई नहीं की मेरी। मैं उसके पास पहुँचा। मैंने जैसे उसका हाथ पकड़ा, तभी पीछे से आवाज़ आती है, लखन तू यहाँ पर है क्या यार? वो पीछे से जो आवाज़ थी वो मेरे दोस्त शिवराज की थी। अब मैंने जिसका हाथ पकड़ा हुआ था वो कौन था? मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त शिवराज था, और जो मैंने जिसका हाथ पकड़ा हुआ था उसने पलटकर मुझे देखा। मेरी वहीं टांगें कांपने लगी और धड़ धड़ कांपने लगा। शिवराज ने मेरे को संभाला और उसने कहा, जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं, बहुत बुरी जगह पर आ चुके हैं और हम मारे जाएंगे, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो हम दोनों कैसे भी करके वहाँ से निकले, और हमको पता चल गया कि वास्तव में कुछ ना कुछ है वहाँ पर उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद मेरे दोस्तों, सपोर्ट कर देना, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय साथियों। नमस्कार दोस्तों, कहानी मंजुलिका के ऊपर है, तो अब आप पूरी ध्यान से सुनना। मंजुलिका एक गार्डन के अंदर बैठी हुई थी अपने प्रेमी राधे के साथ। तभी वहाँ पर उन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है, क्योंकि जो राधे था वो अपनी बुक के अंदर एक किताब थी उसके हाथ में, उसमें मगन हो रहा था पढ़ने में। तभी मंजुलिका बोलती है, अरे यार, तुम्हारे पास तुम्हारी प्रेमिका है, फिर भी तुम इस बुक के अंदर पढ़ रहे हो, पता नहीं कैसे आदमी हो। तो फिर वो राधे बोलता है, तुम जब नृत्य करती हो तो मेरे बारे में कुछ ख्याल करती हो? तो जो वो मंजुलिका होती है वो ना में जवाब देती है। तभी राधे वापस अपने बुक के अंदर मग्न हो जाता है। तभी मंजुलिका उठकर गार्डन के अंदर ही गाना गाने लगती है और थोड़ा डांस करने लगती है, यानी कि नृत्य करने लगती है। और ये देखकर राधे मोहित हो जाता है और उसकी तरफ देखता ही रहता है। तभी थोड़ी देर बाद बहुत ही भयानक बादल
छा जाते हैं आसमान के अंदर और इतनी ज़ोर ज़ोर से बिजलियाँ कड़कने लगती है कि मानो कोई बहुत भारी संकट आ चुका हो। तभी गार्डन के अंदर मंजुलिका की दासी आती है और मंजुलिका से बोलती है, महारानी आपको राजमाता ने बुलाया है, क्योंकि वहाँ पर एक साधु आए हैं और उनका जो वेशभूषा है वो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं और आपको ज़रूर चलना पड़ेगा क्योंकि बुलाया ज़रूरी है। तो मंजुलिका ने कहा चलती हूँ मैं, क्योंकि वो अपने प्रेमी से दूर हो रही थी, इसी कारण उसको गुस्सा भी आ रहा था। वो जैसे ही महल पहुँची, महल पहुँचने पर उसने जब साधु को देखा तो वो बहुत ही भयानक दिख रहा था और मंजुलिका को बहुत ही अच्छी तरह से साधु का सम्मान करना आता था, इसलिए उसने आते ही अच्छे से भोजन परोसा और उनको पानी पिलाया। जब साधु भोजन कर रहे थे तभी उनके जो हाथ से चावल थे वो गिर गए थे और वो उनको ज़मीन पर से उठाकर खा रहे थे। ये सब नोटिस मंजुलिका ने कर लिया। मंजुलिका आग में तप रही थी क्योंकि वो अपने प्रेमी से दूर होकर आई थी इस साधु के चक्कर में। तभी साधु बिना कहे खाना खाकर उठकर चलने लगते हैं। तभी मंजुलिका बोलती है, गुरुजी अगर आप ऐसे बिना कहे जाएंगे तो ये मेरा अपमान होगा, मैं आपको अपने नृत्य से मोहित करना चाहती हूँ। साधु बहुत ही खतरनाक थे, उन्होंने उसके मन में पढ़ लिया था क्योंकि ये बेइज्जती करने वाली है, तो वो चुपचाप जा रहे थे। परंतु मंजुलिका ने उनके बीच में आकर उनको रोक कर उनके बीच में नृत्य करना स्टार्ट किया। जब वो नृत्य कर रही थी तो वो अपने हाथों को ज़मीन पर उठाती और अपनी उंगलियों को ज़मीन पर लगाती और अपने मुंह तक ले जाती। साधु इस भयानक घटना से बचना चाहते थे क्योंकि उनको पहले पता चल चुका था, परंतु उनका अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने गुस्से में कहा, है दुष्ट बालिका, तूने मेरा अपराध किया है, यानी कि उन्होंने कहा कि तूने मेरा अपमान किया है और मैं तेरे को श्राप देता हूँ। उन्होंने एक अपने हाथ में जल लिया और मंजुलिका के ऊपर छिड़क दिया। उन्होंने कहा कि तू जिस नृत्य के ऊपर इतना गर्व करती है ना, वो पाँव तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तेरा घमंड चूर चूर नहीं होंगे और ये तेरे कंगन है ना पाँव के, ये ये घुंघरू ये टूट कर वहीं बिखर जाएंगे और तू जिस प्रेमी के ऊपर घमंड कर रही है ना, प्रेमी के ऊपर, वो तेरे को भूल जाएगा और वो तेरे को कभी नहीं मिल पाएगा। ये कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही साधु जाते हैं मंजुलिका अपने आप नाचने लगती है और एक रूम के अंदर जाकर सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है और नाच नाच कर मंजुलिका की वही मौत हो जाती है। उसके बाद राधे अपनी कहानी को बंद कर देता है क्योंकि वो अपनी पत्नी मधु को ये कहानी सुना रहा था और महल के अंदर ही सुना रहा था, क्योंकि जो राधे था वो अपनी प्रेमिका मंजुलिका को भूल चुका था, जैसे कि साधु ने उसको श्राप दिया था। और वो कहता है कि हम इस पूरे महल के अंदर रहकर पूरी जानकारी लेंगे, जैसे कि मैंने कहानी के अंदर लिखा है। तो वो दोनों उस महल के अंदर घूमने लगते और उस हर चीज़ को छूते हैं जो मंजुलिका से जुड़ी हुई थी, उसके वस्त्र, उसके कपड़े, सबको छूता है और वो एक रूम के अंदर रहने लगते हैं। एक रात की बात है, वो अपने रूम के अंदर सोए हुए थे और राधे सोच रहा था कहानी क्या सच में सच थोड़ी ना होती है। तभी उसको महसूस होता है कि उसकी पत्नी मधु उसके साइड में नहीं है और वो देखता है तो वास्तव में उसकी पत्नी नहीं होती। वो खड़ा होकर उसको ढूंढने लगता है। तभी उसको घुंघरू की आवाज़ आने लगती है। वो घुंघरू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो घुंघरू की आवाज़ छत पे से आती है। राधे छत पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी मधु मंजुलिका की वस्त्र धारण कर चुकी थी, पूरे वस्त्र पहन रखी थी, जैसे कि मंजुलिका दिखाई देती थी वैसे के वैसे। उसका ये भयानक रूप देखकर राधे डरकर उस महल से चला जाता है, यानी कि बाहर जाता है। जैसे वो बाहर जाता है तो उसके ऊपर से छत से कोई गिरता है धड़ाम से, और वो जो गिरता है वो उसकी पत्नी मधु होती है और उसका सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है। ये देखकर राधे बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो दो पुलिस वालों को आपस में बात करते हुए सुनाई देता है कि मधु की जो मौत हुई ना, ये कोई साधारण मौत नहीं थी और ये मधु के साथ ही नहीं हुआ। मंजुलिका की कहानी के ऊपर कई लड़कियों ने जान दे दी। पता नहीं मधु के ऊपर भी मंजुलिका का भूत आया था, पता नहीं था, परंतु ये एक केस नहीं था। उसके बाद वहाँ से राधे आ जाता है और उस महल की तरफ कभी नहीं जाता और उस कहानी को वही बंद कर देता है। और इस कहानी के चक्कर में राधे की पत्नी मधु की जान चली जाती है। पता नहीं कौन सी मनुष्य कहानी लिख दी मैंने, क्योंकि राधे को अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि श्राप दिया था। दोस्तों,
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे कहानी में, अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी मेरी कहानी में गलती हो दोस्तों, उसको ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी नया नया हूँ, माफ़ कर देना। मैं बहुत ज़्यादा सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना। बाय बाय दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं अब आपको मेरे साथ जो बीती हुई कहानी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। दरअसल हमने यहाँ पर कई सालों पहले एक छोटा सा वाड़ा लिया था, यानी कि वो जगह जो हमने इसलिए ली थी कि कभी हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो हमने एक छोटा सा वाड़ा लिया था। उसको ख़रीदने के बाद ही हम यहाँ से खाने कमाने के लिए दूसरे शहर चले गए थे। दरअसल हमारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हम दूसरे शहर चले गए थे। जब वहाँ पर गए तो हमने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया। आपको बता दूँ, मैं और एक मेरा छोटा भाई और एक मेरी बहन है, पापा मम्मी, हम 5 भाई बहन हैं। तो हम पूरे परिवार में 5 हैं। तो हम खाना कमाने के लिए बाहर शहर गए थे। थोड़े बहुत जब पैसे हुए तो हम हमारे वापस गांव आए। हमको पता नहीं था, क्योंकि हम इस गांव के अंदर भी नए थे पहले। तो हमने एक भाड़ा ले रखा था कई सालों पहले। तो हमने उस भाड़े के थोड़ी दूरी पर हमने एक घर ले लिया ताकि हम यहाँ रह सके। उस घर के अंदर हम रहने लगे और हमने कुछ दिनों बाद कुछ जानवर खरीद दिए, जैसे कि 2 तो भैंसें, 2 बकरियाँ, ऐसे कुछ ख़रीदा हमने यही प्लान बना रखा था कि कुछ पैसे कमाने के बाद हम यहाँ पर जानवर खरीदेंगे और जानवरों का ही धंधा चलाएंगे, यानी कि दूध बेचेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो हमने वाड़ा इसलिए ले रखा था कि हम जानवरों को रख सके। हमने जैसे ही जानवर लिए, हमने उस बाड़े के अंदर जानवर बांध दिए। मैं आपको बता दूँ, मैं जब पहली बार उस बाड़े के अंदर गया था शहर से आने के बाद, तो मेरे को अजीब सा महसूस हुआ वहाँ जाते ही। परंतु मेरे को पूरा ये नहीं था कि क्या, परंतु कोई बात नहीं, मैंने वहाँ से आकर अपने घर बैठा, इतना विचार नहीं किया। हमने पहली रात ही हमारे जानवर वहाँ पर बांधे थे, कुछ चारा खिलाया था। और जब सुबह गए तो उनमें से एक बड़ी भैंस और एक बकरी मर चुकी थी। हमें समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या इसके साथ, परंतु हमको फिर लगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई से घर वालों ने पूछा कि कल तू चारा लेने गया था तो चारे में कुछ आया था क्या, चारा मतलब घास फूस। तो मेरे भाई ने कहा नहीं, क्योंकि मेरा भाई इन जानवरों को संभालता था। पहली रात निकल गई, कैसे भी करके जो भी हुआ ठीक है। जब दूसरी रात हुई तो हमारी दूसरी बकरी और हमारी बड़ी भैंस वो भी मर गई, मतलब पूरा बाड़ा खाली हो गया। और इन्हीं के साथ मेरा छोटा भाई था मनोज, उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। उस रात उसको बहुत तेज़ का बुखार आया, हद से बाहर। मेरे को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। मम्मी पापा परेशान हो गए, क्योंकि हमारे पूरे जानवर मर चुके थे। हम जिस प्लान से यहाँ पर रहने आए थे वापस, वो प्लान हमारा चौपट हो चुका था। उसके बाद हमने घर पे बैठकर थोड़ी देर सोचा कि ये हो क्या रहा है, परंतु घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया। दिन ब दिन मेरे छोटे भाई मनोज की तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। वो हल्की हल्की उल्टी करता था खून की, और अधिकतर वो खाट के अंदर ही पड़ा रहता था। एक दिन मेरी बहन मेरे भाई के पास जाकर बैठती है और बोलती है, भाई जल्दी से ठीक हो जा यार प्लीज़, घर वाले और बड़ा भैया बहुत परेशान है, प्लीज़ जल्दी सही हो जा, ऐसे बोल रही थी। तभी मेरा छोटा भाई मनोज अपनी खाट पे से उठता है और एकदम से लाल आंखों से मेरी बहन की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, तुमने बहुत गलत किया, तुमने बहुत गलत किया, पहले ही मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, तुमने बहुत गलत किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये कहते मेरी बहन वहाँ से डर से उठकर रूम के बाहर आ जाती है, क्योंकि मेरे भाई का जो उसने रूप देखा था ना, वो बहुत ही भयानक रूप था। उसने घर वालों को आते ही बताया कि ये हुआ। घर वाले बोलते हैं कि अब क्या करें। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु मैं समझ चुका था कि हुआ क्या था। दरअसल उसको कोई बाहरी शक्ति, यानी कि कोई भूत बाधा हो गई थी। मैं ये समझ गया, क्योंकि मेरी बहन के ऊपर मेरे को विश्वास है। वो रोती जा रही थी और हमको बताती जा रही थी। घर वाले मेरे थोड़े ना समझे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसको पूरी बात बताई। उसने कहा मैं एक हमारे आसपास एक तांत्रिक है, उसको जानता हूँ। तो मैं जल्दी से उस तांत्रिक के पास गया और मैंने पूरी घटना बताई। तांत्रिक थोड़ी देर बाद मेरे को बताता है कि तुम्हारा जो बाड़ा है ना, उसके अंदर एक पेड़ है। मैंने कहा हाँ जी पेड़ है, परंतु वो पता नहीं न जाने किसका पेड़ है, बस हमने तो इसलिए रख रखा था ताकि जानवर उसके छाया ले सके। तो उन्होंने कहा उस पेड़ के नीचे एक छोटी लड़की की लाश गड़ी हुई है। ये सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने कहा, लाश? ऐसा हमने कुछ नहीं किया बाबा। उन्होंने कहा, बाबा ने, तुमने जब ये बाड़ा ख़रीदा था उसके कई दिनों पहले यहाँ पर एक लड़की की लाश गाड़ी गई थी। मैंने कहा, क्यों, परंतु कैसे? मैंने ऐसे उन्होंने कहा, एक लड़की, यानी कि यहाँ पर एक बाप की बेटी थी ये, जिसके कई सारी लड़कियाँ हो गई थी। वो एक बेटे के चक्कर में थे और जब उनको उसकी फिर लास्ट बेटी हुई तो उन्होंने सोचा इसका क्या करना है, इसको मार देते हैं, इतनी बेटियों का क्या करेंगे। उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया और अपने ही बाड़े के अंदर काट दिया और वो अपना बदला लेने पूरे आई थी, परंतु वो इस बाड़े से बाहर नहीं निकल पाई। इसलिए तुम इस बाड़े के अंदर आ गए और वो तुम पर अपना गुस्सा निकाल रही है। तो मैंने कहा, अब हम क्या करें? तो बाबा ने कहा, चुपचाप जाकर उससे माफ़ी मांग लो और उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। जैसा बाबा ने कहा वैसा मैंने घर जाकर मेरे भाई के सामने उस हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज़ हमसे जो गलती हुई हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा इस बाड़े में कभी नहीं आएंगे। ये कहने के बाद मेरे भाई को करीब 2 घंटे बाद ही आराम आ गया। हल्की हल्की सी बुखार बिल्कुल कम हो गई और हमारी परेशानी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और वो शायद हमारी प्रार्थना मान चुकी थी, इसलिए उसने हमको बख्श दिया और हमने उसके बाद इस बाड़े को हमेशा हमेशा लेके छोड़ दिया और हम वापस शहर कमाने आ गए, उस घर को किराए पर देकर जो हमने ख़रीदा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।